मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, ठीक है, इसको बोला जाता है पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की पॉलिटी में जो जो आपका कंटेंट है उसके बारे में आपको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। और स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक, आपको पता है ये राज्य व्यवस्था है, इसको क्या कहते हैं आप, राज्य व्यवस्था। आपने अभी तक जो पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में वो आपका क्या था, आपने पढ़ा है भूगोल, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, अब अपन पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। तो ये जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक कवर करना होते हैं। तो मध्य प्रदेश की जब पॉलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट लेजिस्लेचर। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है जिसको हम बोलते हैं विधायिका। इसको क्या कहते हैं हम, विधायिका। अभी आपको जब डिटेल पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि विधायिका का मीनिंग क्या होता है, लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या होता है। देन उसके बाद हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, एक सेकंड, लेजिस्लेचर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो लेजिस्लेचर के बाद हम पढ़ने वाले हैं इसमें आपका गवर्नर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गवर्नर, गवर्नर, फिर उसके बाद सीएम, सीएम के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस तरीके से हम इसमें कवर करेंगे लेजिस्लेचर के बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेजिस्लेचर जब हम पढ़ लेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको कंटेंट में आपके पास लिखा हुआ पंचायती राज व्यवस्था। क्या लिखा है, पंचायती राज व्यवस्था। तो मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी हमको बात करना पड़ेगी। हम यहाँ पे पढ़ेंगे पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था, या पंचायती राज ही बोल देता हूँ अभी मैं, पंचायती राज सिस्टम ही है ना, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी बात की गई है, तो ये मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और फिर पॉलिटी में क्या पढ़ा जाता है, तो पॉलिटी में आपका इसके बाद जो है हम कुछ फैक्ट्स निकाल कर लाएंगे और उन फैक्ट्स को मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगा जो पॉलिटी से रिलेटेड है, जैसे वो रिलेटेड होते हैं आयोग से। किससे, आयोग से। मतलब आपके मध्य प्रदेश की पॉलिटी में या मध्य प्रदेश में जो आयोग बने हुए, डिफरेंट आयोग बने हुए हैं, उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, उसके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आयोग कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि मध्य प्रदेश का स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है, मध्य प्रदेश के पास स्टेट फाइनेंस कमीशन भी है। तो ये जो स्टेट के कमीशंस होते हैं, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसकी आप प्रिपरेशन, जिसका आपको जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है बॉडी, वो भी क्या है, वो एमपीपीएससी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ डिफरेंट कमीशंस हम पढ़ेंगे, डिफरेंट कमीशंस पढ़ेंगे। ठीक, और इसके बाद, इतना पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, जो है आपका पुलिस सिस्टम। ठीक है, कौन सा है, मध्य प्रदेश में जो पुलिस व्यवस्था है उसको भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन तो आता ही था पहले ही, लेकिन अब ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि मध्य प्रदेश के दो महानगर जो बोल सकते हैं आप, जो बड़े शहर हैं, उनमें मध्य प्रदेश में क्या चालू की गई है, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम मतलब पुलिस जो अब एक नया पद लाया गया है, और उसके बाद हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर जो है, पुलिस का जो स्ट्रक्चर है, ये सिस्टम जो है पूरा, वो थोड़ा सा उसमें फेरबदल हुआ है, मतलब जो हायरार्की उसमें चेंज हुआ है। तो वो करंट से भी रिलेटेड है और क्या चेंज हुआ है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसी पॉलिटी के अंदर ही हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था। ठीक है, यहाँ तक है ना, इतने पॉइंट्स पे आपको ये पॉलिटी पढ़ना है। देखने को तो बड़ी छोटी सी है ना, देखने में बड़ी छोटी सी लगती है कि पॉलिटी इतना सा है। हाँ, थोड़ा ज्योग्राफी से कंटेंट भी कम है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली चीजें ज्यादा है। ठीक है, समझने वाली चीजें यहाँ पर ज्यादा है, तो हम देखते हैं, समझेंगे भी और लिखेंगे भी, दोनों काम करना है। तो आज स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम एक बेसिक, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं कि हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखिए, जो आपकी पॉलिटी है, इस पॉलिटी में देखिएगा, एक हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जिसको आप बोलते हैं विधायिका। ठीक है, विधायिका खत्म करने के बाद हम पढ़ने वाले हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। किसके बारे में, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्यपालिका। इसका मतलब होता है कार्यपालिका। ठीक, फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे,
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जुडिशियरी। जुडिशियरी मतलब आपकी न्यायपालिका, ठीक। फिर उसके बाद न्यायपालिका के बाद क्या पढ़ेंगे, तो फिर आप पढ़ेंगे जो आपने कंटेंट है लिखा, पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था, कमीशन और पुलिस, ठीक। हम देखेंगे पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, ठीक। और आपको क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पर पढ़ना है पुलिस व्यवस्था, ठीक। आपको पढ़ना है पुलिस सिस्टम इन मध्य प्रदेश, और आपको फिर पढ़ना है कमीशंस, ठीक। इतने पॉइंट्स आपको कवर करना है और इसके बाद आपका कंप्लीट होगा मध्य प्रदेश की पॉलिटी। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो आपको मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं कि जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है लेजिस्लेचर, फिर आप लिख रहे हैं एग्जीक्यूटिव, तो लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है ना, पंचायती राज व्यवस्था में आप क्या पढ़ेंगे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज और होती है कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उनको पॉलिटी नहीं बनती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डेली लाइफ में थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं, उनका न्यूज़पेपर डेली रूटीन बना हुआ होता है, तो वो ना इंडिया में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी या जो ये सरकारें क्या काम कर रही हैं, किस तरीके से देश को गवर्न करती हैं, किस तरीके से देश को या स्टेट को चलाया जाता है, किसने क्या ऑर्डर दिए हैं, सीएम ने ये कर दिया, पीएम ने ये कर दिया, तो वहां से आपको पावर्स पता चल जाती है। फिर आपको अभी एक हमारे बहुत करंट न्यूज में रह रहे हैं सत्यपाल मलिक जी, जो प्रीवियस हमारे क्या हैं, भूतपूर्व हमारे गवर्नर रहे हैं, तो उन्होंने सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली हैं। तो गवर्नर का क्या रोल होता है, गवर्नर कितनी बातें जानता है। देन उसके बाद अभी आपकी ममता जो आपकी मुख्यमंत्री हैं हमारी पश्चिम बंगाल की, वो भी काफी न्यूज में रहती हैं, तो उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा, उनको जानते हैं आप, ठीक है। साउथ में चले आएंगे तो हैदराबाद और तेलंगाना वगैरह ये बात करें अगर अपन, तो वहां पर आपको असदुद्दीन ओवैसी जी मिलेंगे, वो भी काफी बोलते रहते हैं। और साउथ में चले जाएंगे तो आपको कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर शशि थरूर जी दिखेंगे, वो भी काफी बातें करते हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो एक दिग्विजय सिंह जी हैं हमारे और एक सिंधिया जी हैं, है ना, इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ये भी आपस में कुछ बातें करते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर से कनेक्टेड हैं, है ना, या डेली जो पॉलिटिकल न्यूज़ भी देखते हैं, उनको तो ये चीजें थोड़ी सी फेमिलियर होते हैं, वो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। और चूंकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हैं और इस टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए आपने 11th-12th में भी आर्ट सेक्शन नहीं पढ़ा है, ह्यूमैनिटीज वगैरह नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने डायरेक्टली साइंस पढ़ा, और साइंस जब पढ़ते हैं तो उसके 11th और 12th में हमारी आर्ट वगैरह वाली चीजें छूट जाती है। अब 10th का पढ़ा हुआ हो सकता है कि आप स्किप कर जाएं, भूल जाएं, और दूसरा इतना याद भी नहीं रहता 10th लेवल का। तो पॉलिटी एक ऐसी चीज है जिसको आपको क्या करना है, आपको पहले समझना है, कुछ चीजें अंडरस्टैंड करना है, मान लेना है कि ऐसा होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो पॉलिटी के अंदर आप पढ़ने वाले हैं, ये कोई मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, है ना, या कोई भी पॉलिटी जो पढ़ाते हैं कभी भी मन से नहीं बताते हैं। पॉलिटी में जो स्ट्रक्चर बना हुआ वो आपके सामने रख देंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर जो आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो उसके अंदर समझाया जाएगा, वो कहाँ लिखा होगा, वो लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। कहाँ पर लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में। आई ये बात समझ में, है ना। तो ये इस तरीके से पढ़ा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें लिखी हुई है, हम उसको धीरे धीरे निकालते हैं, उसमें उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं, और वो आपको डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और यहाँ पर पॉलिटी में एक चीज और होती है, मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैं खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से रहा हूँ, इसलिए ये चीज मैं बहुत अच्छे से फील कर सकता हूँ कि एक नॉन टेक में जाने के लिए बच्चे को कितनी मेहनत करना पड़ती है या क्या होता है। मैं अगर अपना पर्सनली वो बताता हूँ आपको, तो मैंने जब कोचिंग की थी, मैंने जब पढ़ा है सिविल सर्विसेज के लिए, तो मेरे लिए ऐसी चीज थी कि मेरे टीचर पॉलिटी के बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर, ठीक। बट मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि मुझे 1 महीने तक तो ये समझ में नहीं आया कि यार ये पॉलिटी में चल क्या रहा है। रीजन ये था कि 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट बनी, उसी समय ये मेरा कॉलेज का टाइम चल रहा था, 14 के आसपास मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। तो अब क्या होता था ना, हर कोई जब मोदी गवर्नमेंट आई, तो आप आज ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन पे बहुत काम किया, उन्होंने लोगों को इंटरनेट के थ्रू रीच करी,
और सभी लोगों को वो इंटरनेट के थ्रू पहुंचे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मोदी जी सब, अब आप सब लोग मोदी जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपने अक्सर मोदी जी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखा है, इंटरनेट पे देखा है, तो ये चीज भी सभी लोगों के पास पहुंच गए। अब क्या, वो बहुत ज्यादा न्यूज में आने लगे थे। तो मेरे साथ स्टोरी ये थी कि मेरा ग्रुप जो होता था ना, कॉलेज का जो ग्रुप था हम लोगों का, दोस्त लोगों का, अब वो कभी बात करने लग जाते थे कि मोदी जी ये, मोदी जी वो, तो मेरे मेरे मेरा ये था कि यार ये मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि क्या बातें कर रहे हैं, क्या मंत्रिमंडल, क्या मंत्री परिषद, कौन पीएम, कौन सीएम, राष्ट्रपति कैसे बनता है, उपराष्ट्रपति कैसे बनता है, ये सारी बातें मेरे सब ऊपर से चली आती थी। तो मेरा एक पॉइंट होता था कि भाई लोग तुम बात मत करो, और अगर तुम्हें पॉलिटी की बात करना है, तुम्हें ये पॉलिटिक्स की बातें यहाँ पर करना है, तो एक काम करते हैं, मैं चले जाता हूँ। ये दो में से एक चीज होती थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने जैसे आपको बताया कि 1 महीने तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि न्यूज पढ़ता रहा मैं लगातार साथ साथ में, तो कोइंसिडेंस समझिए, कुछ भी समझिए, जो मेरे टीचर मुझे क्लास में पढ़ा रहे थे, जो मेरे टीचर क्लास में समझा रहे थे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा नेक्स्ट 2-3 डेज में मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल रहा था कि देखो मुझे परसों ये पढ़ाया गया, देखो यही लिखा हुआ। तो ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मैं जो क्लास में पढ़ रहा था उसमें मैंने ध्यान से सुना पहले तो कि क्या बोल रहे हैं, भले मुझे समझ में नहीं आया था उस समय, मैंने सुना क्या बता रहे हैं, और फिर जब मैंने उसको न्यूज से देखा तो मैं को रिलेट कर पाया। तो इस पूरी स्टोरी पे 2 कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन तो ये है कि आपको हो सकता है कि पॉलिटी आपको नहीं समझ में आती हो पहले कभी, लेकिन मेरी इस बार गारंटी है आपको कि आप पॉलिटी समझ जाएंगे बड़ी इजी वे में, ठीक। क्योंकि मैंने जो फेस किया वो मैं आपको पहले ही रख दूंगा आपके सामने कि देखो ऐसा होता है, जान लो ये बात, तो आप उस बात को बहुत जल्दी ग्रास्प कर जाओगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है जो समझने वाली है, वो ये कंक्लूजन जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। क्या करना है? थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़िए, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, और इन सब चीजों में आपको जो कीवर्ड्स बताए जाते हैं उन कीवर्ड्स पे आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक। जैसे अभी मैंने जो स्टार्ट किया तो मैंने आपको क्या बोला कि हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पंचायती राज, पुलिस वगैरह ये पढ़ेंगे, ये बोल दिया ना। तो भाई साहब अगली बार अगर मैं आपको बोलता हूँ कि लेजिस्लेचर ने ऐसा किया, ठीक, मैं भी डिटेल करूंगा, सारी बातें समझाऊंगा आपको इसके अंदर, पर अगर मैं बोलता हूँ आपको कि लेजिस्लेचर ने ऐसा किया, तो आपको वहां पर ये बात फिर से ना दोहराना पड़े मुझे कि लेजिस्लेचर क्या होती है या विधायिका क्या होती है। अगर मैंने कहा कि जुडिशरी जो है वो जुडिशरी के बारे में बताया, तो जुडिशरी आपको पता चलना चाहिए कि क्या है ना। जुडिशरी की बात करेंगे तो अभी ये पॉलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन कि अभी मध्य प्रदेश में कल या परसों की ही डेट में नए जजेस की नियुक्ति हुई है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो नए जज आए हैं वो काफी दिनों के बाद, मतलब बहुत मशक्कत चल रही थी, बहुत कमी हो रही थी हमारे यहाँ जजेस की, तो वो जो नए जजेस आए हैं उसकी वजह से फिर से एक बार आपका जो जुडिशियल सिस्टम है मध्य प्रदेश का वो न्यूज में है। और न्यूज में तो वैसे ही था, है ना, जिस ये एमपीपीएससी जो है उसके रिजल्ट को लेकर, और अभी तो एमपीपीएससी ने भी क्लियर कर दिया, आप लोगों के लिए खुशखबरी है इस बात की कि एमपीपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि एमपीपीएससी बहुत जल्द ये सारी जितनी पेंडिंग प्रोसेसेस है उनको सबको खत्म करने वाला है, और जो इस साल की उसकी प्रोसेस जो है, जो उसने कैलेंडर इशू किया है उस पर वो काम कर रहा है, और विद इन ड्यूरेशन, विद इन टाइम वो आपको ये पूरा सब कुछ कंप्लीट करके फाइनल ज्वाइनिंग दे देगा। ये एमपीपीएससी क्लियर कर चुका है, ठीक है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, सीवेट लगा देता है, जैसे आपकी वैकेंसी है उसने सीवेट लगा दी। आपको पता है कि बच्चा कोई ना कोई इधर उधर से करके क्या कर देगा, कोई ना कोई उसको कंप्लेंट फाइल कर देगा उसके अगेंस्ट, या उस पे पीआईएल लगा देगा, कुछ ऐसे उल्टी सीधी चीजें चली जाएगी। कोई भी एक स्टूडेंट होता वही कर देता, तो सभी सफर कर रहे थे। तो इस बार उन्होंने पहले से प्रिकॉशन रखा और सारी प्रोसेस चल रही है। अच्छा है, हो जाएगा, टाइम पे होगा, होना भी चाहिए, है ना। काफी डिले चल रहा है मध्य प्रदेश में। चलिए और ज्यादा बातें ना करते हुए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पॉलिटी का सेक्शन, जिसमें हम क्या कहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए, पॉलिटी को समझने के लिए सबसे जरूरी यही है विधायिका। अब इसको आपको लिखवा तो मैं दूंगा सारे पॉइंट, लेकिन इसको समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। विधायिका को समझना भी बहुत जरूरी है। तो एक एक क्रम में, एक एक सेंटेंस में, स्मॉल सेंटेंस में मैं आपको इनका मीनिंग बताता हूँ कि ये क्या होते हैं, ठीक। आप इसको रिलेट कर पाएंगे, मेरी जहां तक समझ है कि आप इतना तो समझ जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहली बात, अगर कोई आपसे विधायिका के बारे में पूछता है, आपसे बोलता है कि व्हाट इज लेजिस्लेचर, आपसे पूछा गया व्हाट इज लेजिस्लेचर, तो आप बोलना है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स व्हिच मेक्स द लॉ फॉर अस, है ना। ये क्या करते हैं, ये हमारे लिए कानून बनाने का काम करते हैं।
इनका फंक्शन क्या होता है, लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो इनका फंक्शन है, ये फंक्शन होता है, ये हमारे लिए लॉ मेकिंग करते हैं। ये क्या करते हैं, लॉ मेकिंग। इनका काम होता है कानून बनाना, है ना, इनका काम क्या होता है, कानून निर्माण। अच्छा, कानून बोल लीजिए इसको, है ना, या फिर इसको आप विधि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विधि। कानून निर्माण का कार्य जो होता है वो लेजिस्लेचर करती है। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, मैं आपको बताऊंगा तब। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाने का। तो फिर आप पूछिए कि अब आपके पास क्या है, आपके पास है एग्जीक्यूटिव, आपके पास है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करती है ना, फिर उसके बाद बोलेंगे जुडिशरी क्या करती है, ठीक। फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि इसके बारे में भी बताइए, फिर आप कहेंगे कि सर काम करो पुलिस सिस्टम के बारे में भी, और फिर कमीशंस, ठीक है। देखिए, अब कानून जो बना वो किसने बनाया, लेजिस्लेचर ने। अब यहाँ पर आता है एग्जीक्यूटिव का फंक्शन, किसका, एग्जीक्यूटिव का। तो इसका जो फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, जो एग्जीक्यूट करे, है ना, एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूट करे। तो इसका काम जो होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ मतलब ये जो कानून बन चुका है, जो इधर कानून बन गया है, उसको ये क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। कौन करती है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। चलिए, तो अब और आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल, ये मैंने केवल बेसिक बता रहा हूँ ना, ऐसे नॉर्मल सी चीजें, इनको डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ये बस केवल बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके लिए। जुडिशरी के बारे में भी देख लेते हैं। तो भाई साहब, जुडिशरी है तो उसका कुछ न कुछ क्या होगा, फंक्शन होगा। तो जुडिशरी क्या काम करती है, अब आपने लेजिस्लेचर ने बनाया कानून, है ना, कानून को इंप्लीमेंट करने का काम किया, लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम किया है, लागू करने का कार्य किया है एग्जीक्यूटिव ने, कार्यपालिका ने। और ये जो एग्जीक्यूशन हुआ है उसके बाद जो जुडिशरी प्ले में आ रही है, ये जुडिशरी क्या करती है, तो ये क्या करती है, तो ये करती है एक्सप्लेन। क्या करती है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्स द लॉ। जो आपका कानून बना है, कानून जो बना है उसको ये आपको समझाती है, बताती है, कानून के बारे में आपको ये डिटेल करके बताती है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, है ना। ये क्या करती है, तो कानून को बताती है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि इट डिफाइंस द लॉ। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, देखिए, कानून की अपनी भाषा होती है, कानून की अपनी भाषा होती है। अगर मैं अभी आपको एक कोई लॉ लाकर दे देता हूँ, लॉ बुक लाकर दे देता हूँ, तो हो सकता है कि उसकी 30% बातें तो आप समझ जाएं, लेकिन 70% गारंटी है कि आप नहीं समझ जाएंगे अगर आप जुडिशियल बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आप एलएलबी वगैरह किए हुए नहीं है, आपको अगर वो टर्म्स नहीं पता है तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन कानून बनाया किसके लिए जाता है, हमारे लिए। कानून जो निर्माण हुआ है वो किसके लिए बनाया गया, हमारे लिए। अब एक कानून बना है और उसमें कुछ बातें लिखी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या मान लीजिए कोई एक केस चल रहा है, उसमें ये बातें चल रही हैं, तो वो कौन समझाएगा मुझे, कौन बताएगा कि जो आपकी चीज है वो किस सेक्शन के अंदर जा रही है, आपने आपके साथ जो हो रहा है ये किसके अंदर जाएगा, या आप जो ये कानून बनाए हैं, या कानून हमारा ये बोलता है और आपका जो केस है वो इसके अंदर आता है। ये सारी बातें बताने का कार्य करती है हमारी जुडिशरी। क्लियर यहाँ तक, जुडिशरी बताती है, वो एक्सप्लेन करती है लॉ को, ठीक है। इन तीनों चीजों के तीनों के मीनिंग फंक्शन समझ में आ गए। जुडिशियल, लेजिस्लेचर की बात करें तो ये क्या करती है, लेजिस्लेचर का काम होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाने का, इसका काम क्या होता है, कानून निर्माण का होता है। फिर आपके पास आती है कौन, उसके बाद आता है आपके पास एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है, तो एग्जीक्यूटिव जो कानून बन चुका है उस कानून को ये क्या करती है, तो उस कानून को ये इंप्लीमेंट करने का काम करती है, उस कानून को ये क्या करवाएगी, इंप्लीमेंट करवाएगी। और फिर उसके बाद आपके पास आता है कौन, जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी जो कानून बन चुका है, जो इंप्लीमेंट भी हो चुका है, जो जनता के लिए सामने है, उस कानून को ये आपको एक्सप्लेन करती है, ठीक है ये बात, है ना। फिर उसके बाद अपने पास आता है पंचायती राज व्यवस्था। अब पंचायती राज व्यवस्था क्यों बनाएंगे, क्या बनाएगी, इसकी बड़ी स्टोरी है, उस स्टोरी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए, पंचायती राज व्यवस्था अगर बात की जाए, पंचायती राज सिस्टम अगर बात की जाए, तो मध्य प्रदेश हमारे देश का पहला स्टेट है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था में क्या हुआ था हमारे देश में, इसकी मैं बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अभी हमारे यहाँ गांधी जी का विचार था, आजादी के बाद की बात चल रही है, अगर गांधी जी की बात चलेगी तो आजादी के बाद की बात होगी। गांधी जी का विचार था, सुनिएगा ना, थोड़ी सी स्टोरी में बता देता हूँ आपको। गांधी जी सोच रहे थे कि देश में अगर तरक्की करना है, देश का अगर विकास करवाना है, तो देश का विकास जो है वो गांव से संभव है। कहां से पॉसिबल है, वो गांव से। अगर आपने विलेज लेवल पर
सरकार बना दी, है ना, विलेज लेवल पर अगर आपने सरकार बना दी तो ये पॉसिबल है कि बड़ी आसानी से आप किसी देश को या हमारे देश को विकास के पथ पर ले जा सकते हैं। ठीक है, अब जब ये सब चीजें चल रही थी कि हमें जो सरकार बनाना है वो गांव लेवल पर बनाना है वगैरह, तो उस समय दिक्कत थी, बड़ी दिक्कत ये थी कि ये सारी चीजें, हमारा संविधान बनाया जा रहा था, और हमारा संविधान जब बनाया जा रहा था तो गांधी जी जो है वो गांधी जी उस संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे। गांधी जी उस समय के गांधी जी संविधान सभा के हिस्सा थे ही नहीं। और ये सारी बातें जो पॉलिटी में आप पढ़ेंगे मैक्सिमम आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ही वो होता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, संविधान से। मैं भी आपको संविधान के बारे में कुछ बातें बता दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि गांव में भी ना एक सरकार बनाओ। अब गांधी जी इतने बड़े नेता थे, इतने लोगों के बीच में इतने पॉपुलर थे, इतने उनका सब लोग मान करते थे कि ये बात पहुंचाई गई कहां पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। लेकिन गांधी जी की बात पे बहुत दिन डिस्कशन होने के बाद फाइनल कंक्लूजन ये पहुंचा कि हम गांव लेवल पर सरकार को नहीं बना सकते, क्योंकि एक तो इतना बड़ा भारत, इतनी विविधता वाला देश, और इतने बड़े लेवल पे चुनाव करवाना, वहां से एक लोकल लीडर को प्रोड्यूस करना या एक लोकल लीडर को वहां से इलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। ऐसे कुछ रीजंस देते हुए, ऐसे कुछ उन्होंने आर्गुमेंट्स देते हुए हमारे देश में पंचायती राज की कोई बात नहीं की। लेकिन गांधी जी ने बात बोली है, गांधी जी जो भी बातें बोल रहे थे बहुत सोच समझ के बोलते हैं, गांधी जी की बातें की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो फाइनली हुआ ये कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक निर्णय लिया, और निर्णय ये लिया कि हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, उसमें एक पार्ट था डीपीएसपी। कौन सा पार्ट था वो? डीपीएसपी था। उस डीपीएसपी एक पार्ट है, उस पार्ट के आर्टिकल नंबर 40 में, कितने में? आर्टिकल नंबर 40 में हमने एक जगह लिख दिया ग्राम पंचायत। क्या लिख दिया? ग्राम पंचायत। ठीक, गांधी जी की बात पे, गांधी जी की बातें मानते हुए। ठीक है, अब डीपीएसपी में तो लिख दिया आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत, लेकिन डीपीएसपी एक ऐसा पार्ट था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, या है अभी भी, जिसको इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी नहीं होता है। जिसको कोई भी राज्य इंप्लीमेंट करे या नहीं करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे देश में डीपीएसपी इंप्लीमेंट नहीं हुआ सभी राज्यों के लिए, और ये आर्टिकल 40 इंप्लीमेंट नहीं हुआ बोलना चाहिए। तो देश का विकास जो है ना वो रुका। फिर धीरे धीरे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो थे, पहले प्रधानमंत्री देश के जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने क्या किए, डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए, लेकिन वो प्रोग्राम भी धीरे धीरे फेल होते गए। फिर उनकी समीक्षा की गई, उनको इवेल्युएट किया गया, क्या प्रॉब्लम आई क्या नहीं आई। तो धीरे धीरे वापस से बात उठने लगी कि भाई साहब, अगर आपने सरकार गांव लेवल पर बना दी है, या छोटे लेवल से बड़े लेवल पर हायरार्की वाइज अगर आपने गवर्नमेंट बना दी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अपर मोस्ट गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे अपनी जो जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन, उनका इम्प्लीमेंटेशन बड़ी आसानी से कर पाएंगी। तो फाइनली इन 1992, कब? 1992 में मध्य प्रदेश में, सॉरी इंडिया में, है ना, मध्य प्रदेश की ही बात नहीं करेंगे, इंडिया में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में। हमारे यहाँ पर पंचायती राज की व्यवस्था कर दी, मतलब गांव पे, जनपद पे, और उसके बाद जिला पर, और फिर नगर निगम वगैरह बनाकर हमने पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी। और उस पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पे था। इंप्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट। ठीक है, यहाँ तक बात। इसलिए हमको पंचायती राज व्यवस्था बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद ये पुलिस सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? पुलिस सिस्टम में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। पुलिस सिस्टम में हम जो पढ़ेंगे, वहां पे हम किस के बारे में पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे जेल के बारे में। मध्य प्रदेश में जो जेल है उनके बारे में, सेंट्रल जेल कौन सी है, जिला जेल कौन सी है ना, ओपन जेल कौन सी है, यहाँ पर कौन सी विमेंस जेल है, कौन सी जेल जो है वो अंडाकार शेल में बनी हुई है ना, एक शेप में जो जेल बनी हुई भोपाल की, कौन सी टेररिस्ट के लिए जेल बनी हुई है, बहुत सारी बातें, जेल नंबर ऑफ जेल्स कितनी है, वो सारी बातें। उसके बाद पुलिस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? और इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो आपका रुस्तम जी का इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पर है? ठीक है, बताइए जो आपका डॉग ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? बताइए मध्य प्रदेश की स्टेट पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रेलवे पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ? ऐसी चीजें भी पूछी जाती। तो आप इंस्टीट्यूशंस पढ़ना है आपको बहुत सारे यहाँ पर। फिर उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? तो उसके बाद आप पढ़ेंगे पुलिस हायरार्की या पुलिस रैंक्स, है ना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुलिस रैंक्स पढ़ लेंगे। और उसके बाद आप पढ़ेंगे इसके अंदर
जो आपका पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो, ठीक है, जो नया सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है इंदौर और भोपाल में, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। कमीशंस में आप बहुत सारे कमीशन पढ़ने वाले हैं, उनको मैं एक साथ डिटेल करवा दूंगा अलग से आपको। अभी आपके लिए इतना ही याद रखिए आप कि आपका जो कमीशन, ये कमीशन है उसमें जैसे पीएससी हो गया, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, स्टेट आपका जो फाइनेंस कमीशन है वो हो गया, फिर उसके बाद आपके पास जो ओबीसी के लिए कौन से, तो थोड़ा नया नया जो नेशनल लेवल का भी है वो भी पढ़ लेंगे। ओबीसी का कमीशन कौन सा है, एसटी एससी का कमीशन कौन सा है, ये भी बातें हम कमीशन के अंदर करने वाले हैं, ठीक है ना। कमीशन में बहुत सारे आने वाले हैं और भी आएंगे, तो ये एक आपके लिए डिटेल है, बेसिक डिटेल जो आपको पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा लिखा है ऑलमोस्ट हम इसी सीक्वेंस में चलने वाले हैं। हम लेजिस्लेचर से ही शुरू करेंगे और लेजिस्लेचर से शुरू करके हम पहुंचेंगे कहां तक, कमीशन तक, तब जाके आपकी जो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था है वो कंप्लीट होने वाली है। इसको आप बोलते हैं पॉलिटी। क्या बोलते हैं? पॉलिटी। समझ में आ गया? ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा पॉलिटिक्स की क्लास, क्योंकि स्टूडेंट की आदत होती है पता है ना, वो बोल देते हैं पॉलिटिक्स की क्लास। पॉलिटिक्स की क्लास नहीं है भाई, ये पॉलिटी की क्लास है, ठीक है। इसको हिंदी में राज्य व्यवस्था कहते हैं। बढ़िया आगे यहाँ से चलिए, तो हम किसकी बात करने वाले हैं? हम सबसे पहले बात करेंगे लेजिस्लेचर की। अब आपको मैं समझाता हूँ ये लेजिस्लेचर होता क्या है, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या होता है, क्या मीनिंग है, ठीक है। देखिएगा, देखो सबसे पहले आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझें। क्या होता है 1947 के पहले हम लोग आजादी की जब बात करते हैं ना कि हम इंडिपेंडेंट हुए, वो तो है ही है, लेकिन अब इंडिपेंडेंस की बात तो बहुत पुरानी, मतलब इंडिपेंडेंस ऐसा है कि बहुत पहले से ही चल रहा था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। ब्रिटेन वाले मान नहीं रहे थे, है ना, वो चाह रहे थे कि हम देश पे रूल करते रहें, फलाना ठिकाना। तो जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही थी तो एक बात निकल कर आती है, वो बात ये आती है कि यार ठीक है, अगर आप रूल कर रहे हो, आप देखो जैसे अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई तो हमारी एक गवर्नमेंट बन गई, आप और मैं जैसे हम जो आम आदमी हैं उनके लिए कोई ना कोई तो हमारे ऊपर लीडर बन के बैठा है ना, मतलब हमारा कोई ना कोई तो नेता है, कोई ना कोई तो हमारे ऊपर रूल कर रहा है फिलहाल। तो देश में ये भी बातें चल रही थी कि अगर ये हमें इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हैं, अगर ब्रिटेन चाहता है कि भारत ब्रिटेन की कॉलोनी बन के रहे और किसी तरीके से अपन अपना थोड़ा हम अपने आप को थोड़ा ठीक कर लें, मतलब हम अपना विकास कर पाए, ऐसी कुछ बात आए या विकास कर सके, ऐसी कुछ स्थिति हो, तो हमारे यहाँ के बड़े लीडर्स ने एक बात निकाली और उन्होंने सोचा कि काम करते हैं कि यार चलो ठीक है, हमें गवर्नमेंट आप ही संभालना, लेकिन जो आप रूल हमारे ऊपर करते हो ना, वो रूल हमको हमारे हिसाब से करने दीजिए, वो रूल हमको हमारे हिसाब से करने दीजिए। मतलब हम जो कानून बनाएंगे, हम जो रूल्स बनाएंगे, हम जो रेगुलेशंस बनाएंगे, आप उस पे आप उसके लीडर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी गवर्नमेंट हो, ब्रिटेन को हम बोल रहे हैं आप हमारी गवर्नमेंट हो, लेकिन हमारे ऊपर जो रूल किया जाए वो हमारे द्वारा बनाए गए कानून और हमारे द्वारा बनाए गए नियम और निर्देशों के अनुसार किया जाए, ये बात चल रही थी। तो इसी के लिए भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी लॉ बुक है या फर्स्ट लॉ बुक है, ये समझ लीजिए, सबसे बड़ी लॉ बुक। इसमें सबसे ज्यादा कानून लिखे हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा बातें लिखी हैं, आपको जितनी फ्रीडम मिली हुई है, आपको जितनी चीजें मिली हुई है, वो सारी की सारी आपको मिली हुई कहां से है? आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ये बात। तो 1942 में एक बार अटेम्प्ट लिया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन पाई। 1946 में फिर फाइनली हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सिलसिला चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने बनाया तो उसमें सिस्टमेटिकली हमने लिखा कि हमारा भारत जो है उसमें राज्य कौन होंगे या भारत का नाम क्या होगा, पार्ट ए में लिख दिया पूरा। पार्ट बी बनाया, उसमें हमने लिखा कि हम जो भारत के नागरिक जो हैं, हम भारत के जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स जो हैं, उनको हमारी नागरिकता, जो हमें हमारी नागरिकता कैसे मिली। आप में से कोई भी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप में से कोई भी स्टूडेंट को नागरिकता लेने की जरूरत नहीं पड़ी भारत की। रीजन क्या? भारत में पैदा हुए और जो बाय बर्थ इंडिया में पैदा होता है या जो इंडियन पेरेंट्स से जो बच्चा पैदा होता है उसको सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है, उसको बाय डिफॉल्ट वो सिटीजनशिप दे दी जाती है। तो ऐसा हमको पार्ट 2 में हमारा पूरा स्ट्रक्चर लिखा है। कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो उसको कैसे नागरिकता दी जाए, कोई व्यक्ति जो है वो हमारा जो है पेरेंट्स, माता या पिता में से कोई एक इंडियन है और उनसे बच्चे का बर्थ हुआ है तो इंडियन कहलाएगा या नहीं बच्चा। अगर मान लीजिए माता पिता में से कोई एक इंडियन है और वो फॉरेन में है
और बच्चे का बर्थ जो हुआ वो इंडिया की लैंड पे नहीं हुआ है, बाहर बाहर हुआ है, फॉरेन में हुआ है, तो वो इंडियन सिटीजन होगा या नहीं। कोई व्यक्ति जो है वो 10 सालों से या 7 सालों से भारत से बाहर रह रहा है, कंटिन्यूअसली इंडिया आया ही नहीं है, बार बार वीजा लगा के बार बार वो क्या रह रहा है, बाहर रह रहा है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप हटाना है या नहीं हटाना, सारी बातें पार्ट 2 में लिखी। ठीक है, फिर उसके बाद एक आता है पार्ट 3 आपके पास। पार्ट 3 में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार, आपके मौलिक अधिकार। देखिए भारत में आप अपने घर में रहने के लिए स्वतंत्र हैं, आप किसी से कुछ कहने के लिए स्वतंत्र हैं, आप भारत के दूसरे राज्य में जाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। मतलब आपको यहाँ से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको ये स्वतंत्र विचरण की, आप क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं अक्रॉस इंडिया। तो ये भी आपको इंडिपेंडेंस मिली हुई है थ्रू आपके कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है कि आपको आप बोलने की भी अभिव्यक्ति है। आप चाहें तो एक आर्टिकल निकालकर न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, आप चाहें तो अपने YouTube पर चैनल बना दीजिए, न्यूज चैनल, आप उस पे आ सकते हैं। आप चाहें तो किसी न्यूज चैनल जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उसमें अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। आप चाहें तो किसी को एक सम्मेलन करके किसी को कुछ संबोधित कर सकते हैं, बस एक कंडीशन के साथ में कि जिसके बारे में आप बोल रहे हैं या जो बोल रहे हैं उससे दंगे फसाद ना हो, उससे किसी की भावनाएं आहत ना हो, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत ना हो, मानसिक चीजों से वो प्रताड़ित ना हो, ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। ये सारी आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको बेवजह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को मानते रहिए, आपको पढ़ने का अधिकार है। ऐसी कुछ बहुत सारी बातें हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखी, जो कि पार्ट नंबर 3 में लिखा। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ पार्ट 1, 2, 3 इस तरीके से, क्योंकि जो हमें पढ़ाई करना है वो करना है पार्ट नंबर 6 की। किसकी स्टडी करना है हमें? पार्ट 6 की, समझते जाइएगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट नंबर 4, जिसकी मैंने जस्ट अभी बात की थी आपके पास, डीपीएस की। ये डीपीएस की, ये पार्ट 4 था। ये पार्ट 4 था जिसके अंदर आर्टिकल्स लिखे होते हैं, बता रहा हूँ अभी। और तो इस पार्ट 4 में डीपीएसपी लिखा था, जो मैंने आपको बताया कि स्टेट के लिए इसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक बात? स्टेट के लिए इंप्लीमेंट करना जरूरी नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 जो है उसमें लिखा हुआ है यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन के बारे में। दी यूनियन, दी यूनियन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास केंद्र सरकार की बात की जाएगी। केंद्र सरकार की जब बात आती है तो बात आती है प्रेसिडेंट की, बात आती है वाइस प्रेसिडेंट की, बात आती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, एजीआई की, सीएजी की, हमारे सुप्रीम कोर्ट की। ये सारा हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो यूनियन स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो इसमें हम यूनियन गवर्नमेंट में या दी यूनियन में हम बात करते हैं इनकी। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 6, जहां से आपकी स्टोरी शुरुआत होने वाली है। स्टोरी की शुरुआत होगी पार्ट नंबर 6 से। पार्ट नंबर 6 में लिखा है दी स्टेट एग्जीक्यूटिव या फिर दी स्टेट। क्लियर? यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा गया है? ये इसलिए लिखा गया है कि पार्ट नंबर 6 जो है वो स्टेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है आपको। पार्ट नंबर 6 स्टेट के बारे में बताएगा। अब अभी हमने क्या बोला, हम पार्ट 6 में क्या पढ़ेंगे, तो देखिए, या हमने बोला स्टार्टिंग में कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर लिखा था, यहाँ से शुरू करूंगा। लेजिस्लेचर के बाद गवर्नर, सीएम, सीओएम, है ना, ये महान्यायवादी, ये सारी बातें अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बातें धीरे धीरे करके आपको पूरी कवर करना है। हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 को। अब पार्ट नंबर 6 थोड़ा सा यहाँ पे अपन समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। देखिए, अगर मैं लेजिस्लेचर के बजाय अभी मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हिंट करूं, तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसको आप बोलते हैं संविधान, क्या बोलते हैं इसको? आप संविधान बोलते हैं। संविधान जो है, ये संविधान है ना, क्या है? लॉ बुक है। क्या है ये? लॉ बुक। कैसी बुक है ये? कानून की किताब जिसमें लॉ लिखा हुआ है। दूसरा, ये संविधान जो हमारे पास है ना, इसके बारे में याद रखिएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक सेकंड, इंप्लीमेंटेड कब इंप्लीमेंट हुआ, याद रखना इसको, है ना। कब इंप्लीमेंट किया गया था? तो इंप्लीमेंटेड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, 1950 को हमने इसको लागू किया था हमारे संविधान को। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात और याद रखना कि हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें लिख के दिया गया है, हमें लिखा हुआ है, हमारे पास बुक है इसकी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और रिटन जो है वो किस किस लैंग्वेज में है? तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि हिंदी और इंग्लिश में। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ है वो 2 लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी और इंग्लिश में लिखा है। क्लियर? अच्छा, तीसरी बात समझिए यहाँ से,
कि वर्ल्ड का जितने भी वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन है तो रिटन भी होता है और ओरल भी होता है। हमारा रिटन है, और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछे, है ना, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछे आपसे कि देश विश्व का बताइए लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है, तो वो है भारत के पास, है ना, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड है। क्लियर? आगे बढ़ समझते हैं, कुछ दो चार बातें ऐसी। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ा सा समझते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आप देख रहे हैं इसमें समझिएगा कि क्या होता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो समझिए। देखिए, अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बुक है, ठीक? इस बुक में क्या क्या लिखा हुआ है या क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको। एक आपको मिलने वाला है यहाँ पर प्रीएम्बल या प्रस्तावना। इसकी क्या मिलेगी? एक आपको मिलेगा प्रीएम्बल, प्रस्तावना, इसको आप बोलते हैं प्रस्तावना, ठीक है। दूसरा अगर हम यहां से देखें तो हमें यहां पर मिलने वाला है, फिर हमें इसमें मिलते हैं पार्ट्स। क्या मिलते हैं? पार्ट्स, ठीक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम इसको बोलते हैं भाग, इसको क्या बोलते हैं? भाग। अभी बात करें तो हमारे पास 25 भाग है। कितने भाग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 25 पार्ट्स। फिर उसके बाद और क्या होता है? तो और होता है आपके पास ठीक। थर्ड पॉइंट, जो पार्ट्स होते हैं इन पार्ट्स के अंदर आपको मिलते हैं अनुच्छेद। क्या मिलते हैं? अनुच्छेद, आर्टिकल्स, इसको बोलते हैं आप अनुच्छेद, ठीक है। और अभी वर्तमान में अगर देखें तो भारत के संविधान में अप्रोक्स 450 क्या हो चुके हैं? आपके अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है। और क्या मिलेगा यहाँ से? तो और आपको मिलने वाला है एक चीज और समझना है यहाँ से, और वो होती है हमारी, इनके सब के बाद एक चीज आती है जो होता है अनुसूची, जिसको आप बोलते हैं शेड्यूल्स। क्या बोलते हैं? शेड्यूल, इसको बोलते हैं अनुसूची, ठीक। और ये कितनी है? तो ये अभी भारत में 12 अनुसूचियां कितनी है? 12, ठीक है। कई बार प्रस्तावना को पूछे तो प्रस्तावना एक है, प्रस्तावना एक ही होती है। इंट्रोडक्शन जो है वो प्रस्तावना आपका प्रीएम्बल एक, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की छोटी सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, एमपीपीएससी ने जो पूछे हैं, है ना, मैं मध्य प्रदेश जीके की ही बात कर रहा हूँ, इंडियन को उस पे तो गया ही नहीं हूँ अभी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी पे नहीं गया हूँ, बिल्कुल भी नहीं, वो बताऊंगा भी नहीं आपको मैं। आप बात हम मध्य प्रदेश की करेंगे क्योंकि हमारा कंटेंट ही मध्य प्रदेश के लिए दिया हुआ है, पूछा गया हमसे। सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपने वहां पे नोटिस जरूर किया होगा कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज लिखी है और वो है आपके पास आर्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या लिखा है यहाँ पर? ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल आपको मिलेगा एक दो क्वेश्चन अनुच्छेद से। किससे मिलेंगे? अनुच्छेद। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप असिस्टेंट इंजीनियर का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, आप प्रोफेसर का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, आप सिविल सर्विसेज की जो आपकी एग्जाम होती है उसका पेपर उठा के देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन 101% आर्टिकल से मिलना ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल कैसे होते हैं? जैसे आपने क्या पढ़ा? गवर्नर के बारे में पढ़ा, तो गवर्नर के बारे में जो पढ़ेंगे तो उनके आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। जब आप सीएम के बारे में पढ़ेंगे तो उनके आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। जब आप विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे तो उसके आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन कैसे होता है, एस्टेब्लिश कैसे करते हैं, उसको आप डिसॉल्व कैसे कर सकते हैं, गठन के बाद विघटन कैसे होता है, या पूरा क्या उसको अबॉलिश कर सकते हैं, क्या होता है ये, क्या नहीं होता है ना, कितने मेंबर होते हैं, उन मेंबर्स की पावर क्या होती है, वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेंगी, वो आर्टिकल के अंदर आएगी। तो इस सेक्शन में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में बता रहा था उसको बताने के पीछे रीजन था कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे आर्टिकल्स, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं आर्टिकल। क्लियर? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम लेजिस्लेचर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? लेजिस्लेचर के बारे में। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी जो बेसिक आपको समझने वाली थी, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक, चलिए, तो अब हम बात करेंगे
अब हम बात करेंगे हमारे लेजिस्लेचर के बारे में। मध्य प्रदेश की विधायिका, मध्य प्रदेश की विधायिका क्या चीज है ये? ठीक, लेजिस्लेचर क्या होता है? तो अभी मैंने बताया कानून बनाते। अब ये बनती कैसे समझिए। मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी लेके चलूंगा यहाँ पर। आपने मध्य प्रदेश में विधायकों के नाम सुने होंगे, आपने सुना होगा विधायक, है ना? तो विधायक जो होते हैं, विधायक जो होते हैं वो लोग जो होते हैं वो जिस सदन के या जिस हाउस के मेंबर होते हैं वो कहलाता है हमारी लेजिस्लेचर। क्या होता है जैसे देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को आपने क्या किया, सुनिए मैं यहाँ पे ध्यान से। मध्य प्रदेश को आपने क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आप मध्य प्रदेश तोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि आपने मध्य प्रदेश में अलग अलग सेक्शन कर दिए हैं कि आपका ये वाला जो क्षेत्र होगा ये क्षेत्र कहलाएगा, एक क्षेत्र ये कहलाएगा, एक क्षेत्र ये कहलाएगा, फिर ये होगा। ऐसे करके आपने क्या कर दिए हैं, डिफरेंट सेक्शंस बना दिए। ठीक, ये आपके मध्य प्रदेश के पार्टीशन। आपने बाउंड्रीज बना दी, अल्टीमेटली आपने क्या बना दी, बाउंड्रीज बना दी। अब ये बाउंड्रीज आपने क्यों बनाई? आपने इसलिए बनाई कि जो इस क्षेत्र में व्यक्ति रहेगा, है ना, जैसे मान लीजिए झाबुआ वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये कौन सा वाला क्षेत्र आपका, झाबुआ वाला। तो झाबुआ वाला व्यक्ति जो है वो अपनी समस्या किसको सुनाएगा? ठीक, सरकार तो बैठी है यहाँ पर, कहाँ बैठी है सरकार? भोपाल। जो आप चुनाव करते हैं, सरकार जो आती है वो आपकी कहाँ बैठी है? भोपाल। हमारे सीएम तो हर किसी के घर पे जाके तो पूछ नहीं सकते, हर एरिया में जाके पूछेंगे तो नहीं बार बार कि बताइए आपको क्या समस्या है। झाबुआ का हो गया, इधर आपके पास बड़वानी का कोई व्यक्ति हो गया, इन व्यक्ति को जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कैसे पता चलेंगी? तो ये क्या करते हैं, ये व्यक्ति जो होते हैं अपने इस एरिया में एक प्रतिनिधि चुन लेते हैं। क्या चुन लेते हैं? प्रतिनिधि, जिसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव, है ना, प्रतिनिधि चुना जाता है। और जो प्रतिनिधि होता है इनको पूरे पूरे मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों को मिलाकर हम एक क्या बना देते हैं, सभी जगह का एक एक क्या आ जाएगा, प्रतिनिधि आ जाएगा। और इनको सबको अपन एक हाउस में रख देते हैं। किसमें रख देते हैं? हाउस में। हाउस का मतलब हिंदी में होता है सदन। ठीक, अब ये कहाँ रखना मतलब कोई ऐसा नहीं कि इनको इकट्ठा करके कहीं रख दिया, ये सभी लोग एक जगह बैठते हैं जिसको अपन बोलते हैं हाउस या सदन। ठीक है, जहां पर ये लोग सभी बैठते हैं, जनरली वो हाउस हर स्टेट के कहाँ होता है, हर स्टेट की कैपिटल में होता है। जनरली कैपिटल में ही होता है। तो हमारा भी कहाँ है, हमारा भी भोपाल में। हमारा जो हाउस है कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल में मिलेगा। ठीक, इसके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है पीएससी में। ठीक, चलिए अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे कुछ समस्या है और मैं झाबुआ से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने यहाँ के लीडर को बोला, मैंने अपने यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को बोला कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है और आप इसको रिजॉल्व करवाइए। तो ये जो झाबुआ का रिप्रेजेंटेटिव है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा अपने भोपाल वाले इस हाउस में जहां पर राज्य के सभी प्रतिनिधि मिलेंगे, टाइमली मिलते हैं, सेशन चलता है, उसके बारे में भी देखेंगे। ये सब जाएंगे कहां पर? ये जाएंगे भोपाल, ये भोपाल जाएगा, झाबुआ का प्रतिनिधि मेरी समस्या जो है सबके सामने पेश करेगा। और अगर मेरी वैलिड समस्या होगी या जो मेरी प्रॉब्लम है वो सही होगी तो क्या करने वाले हैं, ये उसको सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर से वो काम हो जाएगा। तो ये जो व्यक्ति है, जो जितने भी प्रतिनिधि हैं जिनको अपन रिप्रेजेंटेटिव बोलने वाले हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव जो है ये व्यक्ति कहते, सभी को अगर आप मिला देते हैं, सभी को आप मिला देते हैं तो उनको अपन बोलते हैं लेजिस्लेचर। क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? लेजिस्लेचर किसे कहा जाता है? तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सारे रिप्रेजेंटेटिव जहां पे हाउस में बैठते हैं वो विधायिका कहलाती है, सारे विधायिका। और इन्हीं लोगों का, यही प्रतिनिधि, यही रिप्रेजेंटेटिव तो वो लोग हैं जो कानून बनाने का काम करेंगे। कानून कौन बनाएंगे? नेता लोग, है ना, लीडर्स जो होते हैं। तो यही वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमारे यहाँ के लीडर्स हैं। क्या है? लीडर्स। आगे क्या बात समझिए, ये लीड करते हैं। ठीक है, यही हमारे लिए कानून बनाएंगे, यही हमारे कानून बनाकर हमें क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट करवा देंगे। अच्छा कानून बनाया जाता है, मन से कुछ भी नहीं बनाया जाता है, जितनी हवाएं उड़ती रहती है कि ये वो, और ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है ना। जैसे आपको मैं एक अच्छा किस्सा सुनाता हूँ, ये तो हम राज्य की बात कर रहे हैं, सेम अपने साथ होता है सेंटर में भी। सेंटर में भी सेम होता है, सेंटर में भी लेजिस्लेचर होता है, पर वो सेंट्रल या यूनियन लेजिस्लेचर कहलाती है। ये कैसी होगी आपकी, ये वाली जो होगी ये कहलाएगी आपकी स्टेट लेजिस्लेचर। इसको आप क्या बोलेंगे कि ये आपकी स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, ये कैसी लेजिस्लेचर है? स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन जो आपकी यूनियन वाली होती है, यूनियन वाली होती है वहां पे आपके पास पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मंत्री वगैरह होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। ये लोग
ये स्टेट लेजिस्लेचर है तो स्टेट के लिए कानून बनाए। बात समझ में आई? ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बेसिक है बिल्कुल ये, अभी और इसको पढ़ेंगे आगे समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का मतलब मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे। बोलिए, कोई डाउट तो नहीं इसमें? बताइए, कौन कौन ऑनलाइन है बताइए, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक, चलिए अब यहां से समझते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है ना, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पहला क्वेश्चन, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार के अंग, इसको क्या बोला जाता है? सरकार के अंग। तो जो गवर्नमेंट होती है ना, वो अभी आपने पढ़ा है, उसमें तीन चीजें हैं। देखिए, एक होता है जिसको आप बोलते हैं लेजिस्लेचर, क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर। दूसरा आपके पास है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा आपके पास है जुडिशियल। ये तीन चीजें जो हैं, इसको आप बोलते हैं, ये आपका सरकार का क्या है? अंग है। ये तीनों सरकार के अंग कहे जाते हैं। ठीक, चलिए हिंदी आपको पता है इनका क्या मीनिंग होता है। अब लेजिस्लेचर में आप बताते हैं कि सारे की सारे आपके एमएलएज होंगे। क्या होंगे? एमएलए। समझिएगा यहां से, ये लिखा है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या लिखा है ये? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको आप बोलते हैं विधायक। क्या कहते हैं? विधायक। ठीक है, आगे समझ में, इनको आप बोलते हैं विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं लिख देता हूं यहां पर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है ये भी बता रहा हूं। ठीक है, फिर आपके पास आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं? तो एग्जीक्यूटिव में कुछ कुछ क्या होते हैं? एमएलएस भी होते हैं, है ना, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। कौन होते हैं यहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। मतलब यहां पर आप बोलेंगे कि कुछ तो क्या होते हैं? विधायक होते हैं, कुछ विधायकों को भी लिया जाता है, कुछ विधायकों से मिलकर, और प्लस कुछ विधायक प्लस जो आपके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। कैसे? जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर बनाई जाती है आपकी क्या? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहां तक बात। जैसे आपके यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर है, एसडीएम है आपका तहसील में, आपके पास अपर कलेक्टर, आपके पास एसपी जो है, डीएसपी जो है, वो सारे व्यक्ति जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहलाते हैं। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव्स जो होते हैं उनको आप मिलाकर बनाते हैं एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जो लॉ बनता है, जो कानून बनाया जाता है, उसको एग्जीक्यूट कौन करते हैं? यही लोग करते हैं, और साथ में कुछ एमएलएस भी होते हैं। जुडिशरी में कौन होते हैं? तो जुडिशरी में तो ये जो व्यक्ति होते हैं ये जुडिशियल ऑफिसर्स, है ना, ऑफिसर्स। क्लियर है ना? आपके ये जो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, है ना, जो जितनी कोर्ट्स होती हैं, विमेन कोर्ट, उनमें जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके सब जुडिशरी बनाते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ से एक चीज और समझिएगा कि अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, किसकी बात करें? एग्जीक्यूटिव। ठीक, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव जो होती है ये दो टाइप की होती है। कितनी टाइप की? दो टाइप की। एक होती है परमानेंट, कैसी होती है ये? परमानेंट होती है, और एक आपके पास होती है टेम्पररी। एक आपके पास परमानेंट और एक आपके पास होती है टेम्पररी। इसको बोलते हैं आप स्थायी और इसको बोलते हैं आप अस्थायी। ऐसा क्यों बोला जाता है समझिएगा। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि आपकी जो स्थायी होती है इनका टर्म फिक्स होता है। इनका टर्म क्या होता है? फिक्स। मतलब इनका कार्यकाल जो है वो फिक्स होता है और वो रिटायर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? रिटायर्ड। इनका रिटायरमेंट होता है। ठीक है, और जो आपकी टेम्पररी होती है, टेम्पररी जो होती है इसमें टर्म फिक्स नहीं होता है। टर्म जो है वो फिक्स नहीं है। यहां से मैं बोल रहा हूं नॉट फिक्स्ड। ठीक है, और जनरली इसमें आप याद रखिएगा, यहां जो आते हैं वो कौन आते हैं? तो वो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। कौन होते हैं वो? पॉलिटिकल लीडर्स।
जैसे आपने यहाँ बताया ना कि कुछ विधायक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। तो हम भी यही कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव के कुछ पार्ट है वो कौन है, कुछ विधायक है। कुछ विधायक जो होंगे वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनेंगे, ठीक है, आगे समझ में आता है। और बाकी के जो लोग इधर आपने लिखा है रिटायरमेंट, ये कौन है, ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ठीक। ये आपको याद रखना था किसके अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर। छोटी सी बात थी पर बताना जरूरी था। ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो आज हमने जितना पढ़ा है, अब इसको आपको मैंने पढ़ाया तो कम है से मतलब है कि मैंने आपको केवल बोला जाता है। आज मैंने आपको केवल बताया है आपको, ताकि पॉलिटी का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाए, है ना, पॉलिटी का थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाए, इसलिए मैंने ये सारी बातें की आज आपके सामने। अब आपको करना क्या है, तो आपको ये सारी बातें एक बार फिर से, अगर आप चाहें तो ये वीडियो फिर से देख लें, है ना, स्पेशली ये वाला वीडियो जो आपका फर्स्ट लेक्चर है। क्योंकि जब भी आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, कि आप जब जब पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि हमने ये पढ़ा है, हम ऐसी बातें करेंगे, हमने ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, ये बार बार बोलेंगे, ठीक, क्लियर यहाँ तक। चलिए, तो एक काम करते हैं, आज का सेशन अपन यहीं तक रखते हैं, इसके बाद आगे जो है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक। है ना, ठीक है, कल पढ़े आगे।